जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक ऐसा 100 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेगा, जो आपकी परीक्षा 16 जुलाई से आरंभ है। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपने इस वीडियो में गलती से एंट्री कर दी है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखते चले जाइएगा। पेपर आपका यहां से साथियों फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साथियों पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश की है। सबसे पहले साथियों हिंदी के आपके सामने 10 सवाल आएंगे, उसके बाद बिहार जीके के 10 सवाल, उसके बाद साइंस के 30 सवाल, जीके के 30 सवाल, करंट अफेयर के भी सवाल होंगे, उसके बाद 10 सवाल मैथ्स के और 10 सवाल साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार पूरे 100 प्रश्नों का हम लोग ये पेपर देखेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। देखिए ऐसा पेपर आपका आएगा और सबसे पहले तो आपको इसमें हिंदी के 10 सवालों में से देखना है, आपको 7 सवाल बिल्कुल सही करने की कोशिश करना है। कुछ हो ना हो साथियों हिंदी के 10 सवालों में से 7 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। पहला सवाल कह रहे कि अवनी का विलोम क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अवनी का विलोम अंबर होता है, जिनका आंसर सी है तो 1 नंबर पक्का आपका। कह रहे कि कौटिल्य का विलोम क्या है, तो कौटिल्य का विलोम साथियों क्या मृदुलता होता है ना, आर्तव होता है, या साथियों मार्दव होता है, या आर्जव होता है। तो आप लोग याद रखेंगे आर्जव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कौटिल्य का विलोम साथियों आर्जव होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शुद्ध वाक्य के बारे में बताइए। 4 वाक्य आपके सामने, इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, कभी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया जाता है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यह सही है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। मैं कहूंगा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ये गलत है ना छात्र, ये भी गलत है। शास्त्र यहां पर आएगा और यहां पर लिखा और लेकिन यहां पर सच भी नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा ये वाला जो संधि विच्छेद होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। चलिए तो पवन की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद साथियों पो धन अन हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। कह रहे कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक की अगर बात करते हैं साथियों ये करुण रस का स्थायी भाव है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अच्छा कह रहे कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है छंद से संबंधित गणों की संख्या। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, तो इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है। देखिए अत्योक्ष्य अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार ये अर्थ अलंकार होता है ना। उसके अलावा उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो ये साथियों शब्द अलंकार होता है, ये अर्थ अलंकार नहीं होता है, तो आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्प्रेक्षा शब्द का अलंकार, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार किस वाक्य में है, इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए कह रहे कि ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया हो घर हो। देखिए मानो मनु मनु और जानो जनो जनु जहां पर आ जाता है आप भी जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर होता है, तो यहां पर मुझे मानो शब्द दिख गया है तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी इसका मतलब क्या होता है, राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो अन्याय की जगह को कहा जाता है साथियों अंधेर नगरी की, तो बिल्कुल अंधेर नगरी है तो बिल्कुल अन्याय है ना। तो 10 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं। बिहार जीके के हम लोग 10 सवाल देख लेते, चेक करिएगा कि इसमें से भी आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। कह रहे कि बिहार में पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है, तो ये साथियों पटना में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा ही साथियों महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहां पर, बोधगया में। अगला सवाल देखिए करके बिहार में नालंदा किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है, तो मैं कहूंगा जो नालंदा है ना साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है साथियों, बौद्ध धर्म से। और उसके बाद देखिए करके बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो बिहार का पहला विश्वविद्यालय साथियों पटना विश्वविद्यालय था। कौन सा, पटना विश्वविद्यालय था। और उसके बाद देखिए करके बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया की अगर हम बात करते हैं तो गौरैया ही साथियों बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला देखिए गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था, तो किसने साथियों दिया था चंपारण आने का
आमंत्रण मैं कहूंगा साथियों राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया गया था। उसके बाद देखिए शेरशाह का मकबरा कहां पर है, तो शेरशाह का मकबरा साथियों सासाराम में, कहां पर है, सासाराम में है। और उसके बाद देखिए कह रहे बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधगया में साथियों किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। बिल्कुल सही साथियों, गौतम बुद्ध आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1902 में सीता बदियारा, क्या साथियों सीता बदियारा जो कि बिहार में है, ये किसका जन्म हुआ था, यानी कि बिहार के सीता बदियारा में किसका जन्म हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कहने के बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है, तो मैं कहूंगा शेखपुरे का है। शेखपुरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों आपने 10 सवाल देखे हिंदी के, 10 सवाल देखे बिहार जीके के, और जितने जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, इतने इतने सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको पता है साथियों कि विज्ञान के कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे, 30 सवाल साथियों पूछे जाएंगे। तो अब 30 सवाल पूरी विज्ञान के हम लोग टॉप लेवल के देखेंगे। इसको भी साथियों तैयार कीजिएगा, क्योंकि इन 30 सवालों में से बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो पहला सवाल विज्ञान का है, कहने के निम्नलिखित में से किसे ग्रह के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय है, तो गति के तीनों नियम किसने दिए थे, ग्रह गति के 3 नियम किसने दिए थे। अगर आपका जवाब जोहान्स केपलर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए कहने के साथियों निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान तीव्रण जी से गिरती हैं और समान समय पर साथियों भूमि पर पहुंचती हैं। गैलीलियो गैलीली आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया साथियों गैलीलियो गैलीली, बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद देखिए चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रतिबिंब का नियम, जड़त्व का नियम या अपवर्तन का नियम, तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम ये आपका राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है, तो मुझे बताइए फटाफट साथियों। यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाती है, यह हमें बर्फबारी से बचाती है, या पृथ्वी पर जो ओजोन परत है ये हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, वर्षा से बचाती है, तो मैं कहूंगा हमें ये पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। आंसर आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर हमें वायुयान की ऊंचाई को चेक करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे साथियों, अल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों क्रायोमीटर नहीं, मैकमीटर नहीं, ओडोमीटर नहीं साथियों, वेंटूरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए करके इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा कैरोसिन की बात चल रही है। कैरोसिन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। अगला देखिए निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण है, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं न्यूनतम वायु प्रदूषण किससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, तो मिट्टी के तेल से, हाइड्रोजन से, कोयले से, डीजल से। तो अगर आपका जवाब हाइड्रोजन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। और गैसोहोल किसका किसका मिश्रण है साथियों बताइए, गैसोलीन और मिथेनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों गैसोलीन और एथेनॉल का साथियों मिश्रण है जिसका नाम है गैसोहॉल। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों, सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। सीवी देसाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका जवाब मीथेन गैस हो जाएगा, यानी कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो किसका सबसे इसमें से सबसे ज्यादा तापजनक मान होता है। अगर आपका जवाब हाइड्रोजन है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर आपको जवाब मालूम था अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो तैयार कर लीजिए इन सवालों को, क्योंकि ये सवाल सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस सब्जी में पाया जाता है, मैं कहूंगा मिर्च में पाया जाता है। बिल्कुल सही साथियों मिर्च में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं साथियों
कि इस बार अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको साथियों कुछ पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप ये पीडीएफ साथियों देखकर अपने एग्जाम देने चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। तो आपको साथियों यहां पर कुछ मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको कुछ मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, जिसमें सब कुछ होगा और ये पीडीएफ साथियों आपको हल सहित दी जाएगी, है ना, इसमें सब कुछ होगा। उसके अलावा साथियों दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर 45 रुपए में इस पीडीएफ को लेकर आपका पेपर निकल जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो ये पीडीएफ साथियों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ लिखा, उस पीडीएफ पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अब इस सवाल की बात करें करके घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो मैं कहूंगा विटामिन सी सहायक होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि किसमें विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो मैं कहूंगा आम में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों ताड़ का तेल, नारियल का तेल या गेहूं अंकुर का तेल, बिल्कुल सही साथियों गेहूं अंकुर का तेल ये विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके रजत को दीर्घ दृष्टि है ना, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार की लेंस की सलाह, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको साथियों उत्तल लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों है ना, जिसको प्रेस बायोपिया हो जाता है उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, बायोफोकल लेंस उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में साथियों उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए यानी कि मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से, निकट दृष्टि दोष के नाम से, दृष्टि वैषम्य, प्रेस बायोपिया, दूरदर्शिता। मैं कहूंगा साथियों मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। कहने के रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये साथियों कहाँ पाया जाता है, ये हमारे शरीर की आंख में पाया जाता है। आंख आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मैं कहूंगा आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए आंख के सामने के पारदर्शी भाग को आप क्या कह सकते हैं बताइए, तो क्या कहा जा सकता है साथियों, कॉर्निया कहा जा सकता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आंख के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो रेबीज का मुख्य लक्षण क्या, भूख का अभाव, पेट का खराब होना होता है, नहीं। गंभीर पीठ दर्द तथा सिर दर्द होता है, नहीं। उच्च ज्वर तथा कंपकपी होती है, नहीं। हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, बिल्कुल साथियों रेबीज का मुख्य लक्षण जो होता है वो हाइड्रोफोबिया, यानी कि उसको पानी से डर लगने लगता है। अगला देखिए पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है साथियों जब किसी को पीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि मधुमेह का लक्षण इसमें से क्या क्या है, तो मधुमेह की अगर हम बात करें कम पेशाब आता है, भूख ह्रास और थकान, पेशाब ज्यादा लगने लगता है डायबिटीज मधुमेह में, भूख ह्रास और थकान लगती है ना, पेशाब न आना और बारंबार पेशाब व असामान्य प्यास लगती है ना, बिल्कुल सर। तो सबसे सटीक जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि एड्स के लैंगिक संपर्क के द्वारा संचालित नहीं हो सकता, है ना, या उसके अलावा अगर बात करें साथियों इसमें से बताना है कौन सा आपका सही होगा, एड्स के गले लगाने के द्वारा संचारित नहीं हो सकता, बिल्कुल साथियों एड्स जो होता है वो गले लगाने से नहीं हो सकता है ना, बाकी इन कारणों से हो सकता है, लैंगिक संपर्क से, रक्तादान से और स्तन्य आहार से। तो आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से जायद फसल कौन सी है, तो इसमें चावल तो नहीं है साथियों, हाँ खरबूजा जो है ना साथियों ये एक जायद की फसल होती है। सही जवाब आपका भी होगा। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, तो मार्च से जून के बीच साथियों रबी की फसल की कटाई की जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है। तो भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है साहब, तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। बिल्कुल 1 हेक्टेयर से कम कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए करके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है साथों, ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। कब हुआ था साथों, 1985 में हुआ था। बिल्कुल भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में ही हुआ था। अगला सवाल देखिए, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। तो मानसून के प्रारंभ में साथियों खरीफ की फसल को बोया जाता है। खरीफ की फसल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी इसमें से कौन सी है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा नेफेड की बात चल रही है। नेफेड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो गन्ने का मूल्य वगैरह कौन निर्धारित करता है ना, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी तय करती है, अनुमोदित करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग नहीं, विपणन निरीक्षण नहीं, कृषि उपज मंडी समिति नहीं साथियों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो होती है यही गन्ने के मूल्य वगैरह को निर्धारित करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना लिखा है साथियों, ठीक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था, गरीबी में कमी बिल्कुल साथियों रखा गया था इसको। रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा, ये बात भी कही गई थी। पूंजी बाजार की सुदृढ़ता, लैंगिक असमानता में कमी, ये भी कहा गया था। लेकिन कौन सा नहीं शामिल था, ऑप्शन नंबर सी वाला शामिल नहीं था। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो मैं कहूंगा साथियों पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो शुरू की गई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला देखिए भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया। तो भारत सरकार ने साथियों ट्राइफेड कब बनाया, 1987 में ट्राइफेड बनाया। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका सी होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, अभी हम लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। यानी कि मैथ के पूरे 10 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और पूरे 10 ऐसे कॉन्सेप्ट साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम साथियों लेकर आए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। यानी कि अगर आप उन 10 सवालों को तय कर लेते हैं तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन सवालों से भी कई सारे सवाल बनते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके, है ना। तो इसलिए उनको जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो हम लोग इंग्लिश के सवाल देखेंगे, इंग्लिश के बहुत अच्छे सवाल लिए हैं साथियों इस वीडियो में। चलिए तो पहले इन सवालों को देख लीजिए, अभी जीके वगैरह के सवाल चल रहे हैं आपके। कह रहे कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मंडल कहा जाता है। तो किस पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है, मैं कहूंगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, एकवर्त समिति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि एकवर्त समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो अगर बात करें साथियों किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 21 की बात चल रही है। यह आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो वो अनुच्छेद की अगर हम बात करें साथियों, वो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21 है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है ना। और इसी के अंतर्गत जो अभी मैंने ऊपर बताया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से साथियों विवाह वगैरह जो करने का अधिकार होता है ना, वो भी साथियों अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है साथियों, देखिए आपको अधिकार है, आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, आपको विदेश जाने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन जीने का। लेकिन मृत्यु दंड थोड़ी ना आप कर सकते हो कि भैया मुझे तो मृत्यु दंड का अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए करके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है, मैं कहूंगा मौलिक अधिकार तो अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। आंसर आपका ए होगा।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो किस संविधान से लिए गए हैं साथियों? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये किस देश से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा साथियों कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से। बिल्कुल साथियों, इंग्लैंड से अपनाई गई है। इंग्लैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए ये तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का सबसे अधिक है ना, नाइट्रोजन का सबसे अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा या साथियों ऑक्सीजन होगा? तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन नहीं होगा साथियों, ऑक्सीजन होगा। इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है साथियों? मुझे बताइए। ऑस्मियम है, प्लेटिनम है, तांबा है, इस्पात है? तो अगर आपका जवाब ऑस्मियम के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा सघन पदार्थ जो पाया जाता है वो ऑस्मियम ही पाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका जवाब क्या होगा। देखिए यानी कि चियापास पठार ये किस देश में स्थित है? तो ये तो सातु मैक्सिको में स्थित है ना, है ना, मैक्सिको में स्थित है चियापास पठार। और कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सातु कौन सा है? तो क्या इसका नाम है, क्या एक तरीके से सालार डी यूनी इसका नाम है या सहारा मरुस्थल या नेगेव मरुस्थल या थार मरुस्थल? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल अगर हम बात करते हैं तो सालार डी यूनी मरुस्थल इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 10 सवाल और देखेंगे, उसके बाद मैथ होगी और उसके बाद साथियों फिर रीजनिंग होगी। तो कहा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो तो बुध ग्रह है, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। और एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो किस दिशा में होती है साथियों? ये सूर्य से दूर होती है ना। कैसे होती है? सूर्य से दूर होती है, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां होती है? किस ग्रह की बात चल रही है साथियों? बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह के सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये सातों टेनिस से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप तो सातों हॉकी के खेल में दिया जाता है। हॉकी आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि सुल्तान जौहर कप ये किस खेल में दिया जाता है? तो ये सातों हॉकी के खेल में दिया जाता है, ये भी सुल्तान जौहर कप है ना। अगला देखिए करके 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये फील्ड हॉकी के खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका भी होगा। करके महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों हॉकी से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों खजुराहो में स्थित है। कहां पर? खजुराहो में स्थित है। अगला देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? पेरिस में स्थित है। बिल्कुल सही साथियों, पेरिस में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब यहाँ पर 80 सवाल आपके हो चुके हैं और अब आपकी मैथ्स बची है और साथियों इंग्लिश बची है। तो मैथ के 10 सवाल सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है, आपसे कहा गया है कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, ठीक है, जिसमें 45% पुरुष हैं, 20% बच्चे हैं। पुरुषों महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये पुरुष हो गए मान लीजिए, और ये महिलाएं हो गई, और ये बच्चे हो गए, 20 है बच्चे हो गए, कोई दिक्कत? अगर पुरुष यहाँ पर 45% है, पुरुष कितने हैं? 45% है, और बच्चे कितने कहेंगे? 20% है। तो महिलाएं कितनी होंगी? बहुत आराम से निकाल लेंगे। 45 और ये 20 कितना हो जाएगा? 65। 100 में से 65 माइनस करोगे 35%, यानी कि 35% जो होंगी वो महिलाएं हो जाएंगी। तो कह रहे कि इनका अनुपात क्या होगा? इसको कट कर लो साथ, तो दिक्कत क्या है? 5 से कट करें तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 नीम 45, यानी कि 9:7:4 कहां पर लिखा हुआ है? 9:7:4 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2/5 गुणा 350 गुणा 30% का 250 कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे लिख लीजिए, है ना। तो 2/5 गुणा 305 लिखा है, 350 लिखा है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें तो 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। 20% होता तो 20/100 होता। इसका मतलब होता है साथियों क्या? गुणा। तो
तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दो जीरो से एक काम करिए, 50 दूना और 50 पंजे 125 होता है, 2 से कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 पंजे 75 हो गया आपका। और इसको कैलकुलेट करिए जरा, 5 सत्ते 35, 70 दूना 140 हो गया। तो इन दोनों को साथियों जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, है ना, 215 आ जाएगा। 215 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक भी आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्लास को साथियों फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, और ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने साथियों सॉल्यूशन देखा नहीं, मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ साथियों और उसका काम करते जा रहा हूँ, है ना। चलिए, कह रहे कि अनिल और बलबीर एक कार को 3 दिन में करते हैं। तो अनिल और बलबीर अगर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल, ये क्या लिखा हुआ है, अनिल घायल, अच्छा अनिल घायल हो गया, बलबीर को कार समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, बलबीर अकेले उसी कार को कितने दिन में पूरा किया करेगा? साथियों ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम अनिल और बलबीर, देखिए यहाँ पर एक चीज अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक चीज आपको समझना है, कहने कि अनिल और बलबीर अगर मिलकर काम करते हैं ना, अनिल और बलबीर अगर मिलकर काम करते हैं तो एक काम को ये 3 दिन में कर पाते हैं। अब यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है? अगर अनिल और बलबीर एक काम को 3 दिन में करते हैं तो मैं कहूंगा एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में साथों 1/3 काम करेंगे, है ना। एक दिन में 1/3 काम करे करके उन्होंने एक साथ काम किया, शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन मतलब 2 दिन तक उन्होंने काम किया होगा। जब एक दिन में 1/3 काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 से गुणा करो, यानी कि 2 दिन में साथियों 2/3 काम होगा, है ना। अब देखिए काम बचा कितना है। अरे भाई जब इन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया तो 2/3 काम हुआ। अब कितना बचा? तो एक में से माइनस करोगे साथियों, क्योंकि पूरा काम एक होता है, एक में से इतना काम किया गया तो कितना बचा है, ठीक है ना। इसको अगर बात करें 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 - 2/3 कितना काम, यानी कि 1/3 काम अब शेष बचा है। तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो अब काम बचा कितना है साथियों? यहां पर मैंने लिख दिया बचा काम कितना है, 1/3 काम बचा है। तो दोनों ने काम 2 दिन तक किया, लेकिन किसी वजह से अनिल यहां पर घायल हो गया और फिर बलबीर इस काम को 2 दिन में इसने समाप्त किया, यानी कि जो 1/3 काम है, ठीक है ना, इसको 2 दिन में साथियों इसने किया। तो अगर मैं कहूं साथियों कि बलबीर इस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए अगर कभी भी आपके सामने ये कंडीशन आ जाए कि 1 काम बलबीर 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस 5 की गुणा 4 से करा दो, यानी कि 20। ये एक पूरा काम वो बंदा 20 दिन में करेगा, वही तो ये है। 1/3 काम बलबीर 2 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम साथियों 6 दिन में करेगा, है ना। और शायद यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि बलबीर अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 दिन में करेगा। 6 दिन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि पूरा काम करिए, क्या है? देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि 2 भार हैं 27 किलोग्राम 108 ग्राम, इनका अनुपात आपको निकालना है। देखिए ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदल लो ना, तो 27 किलो को, है ना, 1000 से गुणा कराना पड़ेगी और बटे में 108 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करा लो, आपका आंसर निकल आएगा। 3 से कट करे तो 3 नीम 27 और 3 3 9 3 6 18, है ना। 3 से कट करें 3 कम 3 3 दूना 6 और इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ऊपर आ चुका है 3000, नीचे आ चुका है 12, है ना। इसको कट करिए, 6 से कट करें, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। और कट करोगे तो 1 और 250 आ जाएगा, यानी कि दोनों का जो अनुपात निकलेगा वो 250:1 निकलेगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए भाई कह रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए हैं, ठीक है। जैसे कि 100% का पेपर होता होगा और मनोविज्ञान में अगर पास होना है तो 20% अंक आपको लाना होंगे। कह रहे कि उसे 10% अंक मिले हैं, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया, है ना। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए
अगर उस 20% अंक उसको चाहिए, 10% अंक उसको मिल गए और वो 20 अंकों से फेल हो गया है, तो जो साथियों 10% और उसको अंक चाहिए होंगे वही तो 20 नंबर होंगे। यानी कि 10% की वैल्यू वैल्यू कितनी है, 20 है, तो मैं कहूंगा 100% की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 200 होगी। तो कुल मिला के साथियों 200 अंक टोटल होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी। तो कह रहे हैं साथियों कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी, टोटल परीक्षा 200 अंकों की है और कहने के अंक 20% चाहिए हैं अगर पास होना है। तो इसका 20% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। 20 दूना 40 होगा, यानी कि 40 अंकों की जरूरत होगी। 40 कहां पर लिखा है जरा देखिए, है ना, 40 तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथ, तो उसके बाद देखिए कह रही कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है साथियों, 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। मान लीजिए वो दोनों संख्याएं क्या है, 2x है और 3x है, इसमें 4 जोड़ा जाता है। जरा 4 जोड़िए, 4 इसमें हमने जोड़ दिया और 4 ही साथियों हम 4 इसमें जोड़ देंगे और ये अनुपात कितना हो जाता है, 4 जोड़ने के बाद साथियों 7:10 हो जाता है ना। अब इसका अंतर बताने, इनके बीच अंतर क्या होगा, अरे भाई 3x में से 2x जाएगा तो x ही तो बचेगा। यानी कि आपको x का मान बताना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले तो x का मान इसमें से निकल आएगा, 10 की गुणा इससे करो, 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कि 20x हो जाएगा और 10 चौक 40 हो जाएगा, बराबर 7 या 21x हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। 21x इधर लिखा हुआ है, 20x उधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। अब बराबर साथियों 40 में से 28 को घटाया जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मुझे बताइए। देखिए 5 पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो ये 12 दिन में एक दीवार बना लेते हैं, वो पूरी एक दीवार बना लेते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि 50% अधिक काम हो गया, यानी कि 50% अधिक अगर काम हो गया तो एक काम तो था, इसमें साथियों ये और जुड़ गया है, आधा और जुड़ गया। तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 प्लस 1/2, यानी कि 3/2 काम हो गया। पहले तो एक दीवार थी, एक काम था, अब 3/2 काम हो गया है ना। और यहां पर अगर बात करते हैं तो 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत, मैं कहूंगा इतने पुरुषों की जरूरत होगी 10 दिन में बनाने के लिए। अच्छा, अब इसको ये ऊपर आ जाता है ना, यहां से ये गायब हो जाएगा 2, है ना। अब यहां पर 12 पंजे 60 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ये आपका कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा और ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा, है ना। तो 20 से अगर कट करें तो 20 तियां हो जाएगा, 20 तियां 60, 3 तियां 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि बनाने के लिए पुरुषों की आवश्यकता जो होगी वो 9 होगी। 9 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की अवमूल्यन होता है, यानी कि 20% की कमी हो रही है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य, अच्छा कार होगी यहाँ पर, है ना, क्या होगी साथियों, कार होगी। कह रहे कि कार का मूल्य, मतलब किसी कार के मूल्य में 20% की कमी आ रही है। तो कह रहे कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा, मैं कहूंगा कार का वास्तविक मूल्य x होगा। और उसमें कितने की कमी आ रही है, 20% की कमी आ रही है तो 80 हो जाएगा। फिर 20% की कमी आई तो फिर 80 हो गया और कितना हो जाता है साथियों, 4,80,000 यहाँ पर ये मूल्य हो जाता है। अब इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, है ना। अब इसको और अगर कट करोगे, 2 चौक और 2 पंजे, 2 चौक और 2 पंजे आ गया। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, 4,80,000, है ना। और यहां पर अगर बात करिए 5 गुणा 5 यहां पर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 गुणा 4 आ जाएगा। इसको कट करिए जरा देखिए, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और जीरो कितने, 4 जीरो, 4 जीरो आ गया। फिर से 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि ये हो गया 30,000 आपका। और ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 तिया कितने हो जाएंगे साथियों, 75 हो जाएंगे और 4 जीरो इसमें आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के 7,50,000 हो जाएगा। 7,50,000 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अब आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए स्मॉल गर्ल शी फाउट द बल ब्रेवली। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग लिखा हुआ है,
डिस्पाइट ऑफ बेइंग नहीं आना चाहिए साथियों, डिस्पाइट ऑफ बेइंग यहाँ पर नहीं आना चाहिए, डिस्पाइट बेइंग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ इस्तेमाल साथियों नहीं होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अब यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह में कौन सा वर्ड आ सकता है। द पिक्चर डिक्लाइन द पोस्चर विच यू हैव टू एज्यूम, नहीं ये भी नहीं होगा। डेपिक्ट हो जाएगा साथियों, डेपिक्ट मतलब बनाना या चित्रित करना होता है। द पिक्चर डेपिक्ट द पोस्चर विच यू हैव टू एज्यूम। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्राइटन विद लाइट। तो ब्राइटन विद लाइट के लिए क्या एक वर्ड आ जाएगा? इल्यूमिनेट आ जाएगा। इल्यूमिनेट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह के रेकलनेस की अगर बात करें, रेकलेस की अगर बात करें, इसका सिनोनिम्स आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मतलब उतावला इसका वो कहते हैं, इसका मतलब जो होता है उतावलापन, है ना। तो इसमें से कौन सा रश, रश की अगर बात करें, रश का मतलब ही साथियों उतावलापन ही होता है, हो जाएगा है ना। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आउट ऑफ द ब्लू, इसका मीनिंग आपको बताना है। इस इडियम का आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग क्या होता है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका मतलब होता है साथियों एकदम चौंक जाना, है ना। चौंक जाना यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द एप्रोप्राइट एंटोनिम। अब आपको एंटोनिम बताना है इम्पेल वर्ड का। तो इम्पेल का मतलब क्या होता है साथियों, है ना, इंस्पायर। इम्पेल का एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो प्रेरित करना साथियों हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रेरित करना कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा साथियों? रिप्रेस करना। रिप्रेस करना आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड आपको गलत यहाँ पर लग रहा है? देखिए एलिजिबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिलेवेंट की अगर जब हम बात करते हैं, एलिजिबल की अगर बात करें साथियों, कि आप इसके एलिजिबल हैं, आप इसके योग्य हैं। रिलेवेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर साथियों ए होना चाहिए था। क्या यहाँ पर ए होना चाहिए? गलत है, और यही आपसे साथियों पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, यानी कि ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड बॉडी। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको वन वर्ड बताना है, क्या इसके लिए हो सकता है साथियों, बताइए। चलिए, ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड, यानी कि डेड बॉडी को ले जाने वाले व्हीकल को क्या कहा जाता है साथियों? जो शवों का वाहन होता है ना, तो उसको साथियों हेयर्स कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के साथियों एप्रोप्राइट, एप्रोप्राइट सिनोनिम्स आपको बताना है एरोमा का। तो एरोमा की अगर हम बात करें, एरोमा का मतलब क्या होता है साथियों? खुशबू होता है ना। क्या होता है साथियों? इसका मतलब खुशबू होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंस हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, फ्रेग्रेंस आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। फ्रेग्रेंस मतलब भी खुशबू ही होता है। अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि रिटर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स बता दीजिए क्या हो सकता है। तो रिटर्ड की अगर बात करें साथियों, धीरे धीरे कोई काम करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हरी, यानी कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कोई काम करना। तो इस प्रकार एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये साथियों 100 सवाल आपके हो गए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो अपने मित्रों के साथ साथियों ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।